हेलो एवरीवन। देखिए ये यूपीएससी का पेपर है और इसमें हम केवल इकोनॉमिक्स वाला पार्ट करा रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं हुआ है। सबसे पहला है कि डच बीमारी। ये बता रहे हैं डच बीमारी क्या होती है कि एक अर्थव्यवस्था में गैर व्यापार वस्तु क्षेत्र का अस्तित्व। साझा बाजार यानी कॉमन मार्केट, उसे बता रहे हैं मर्कोसर। मार्शल लर्नर कंडीशन क्या होती है कि लोच की वो शर्त जिसमें एक देश की विनिमय दर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप व्यापार संतुलन में सुधार आता है। और ये देखिए नेक्स्ट है जे वक्र, संरक्षण की प्रभावी दर। ये वाला जो ऑप्शन है ये इसका आंसर है, क्योंकि जे वक्र जो होता है ये डिवैल्यूशन यानी कि अवमूल्यन से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि चालू खाते का घाटा किन दो के मध्य अंतर होता है, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट पूछ रहे हैं ये। तो देखिए इसमें जो हमारा ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मूल्य है ये हमारा करंट अकाउंट में आता है। बाकी जो हमारा ये है केंद्रीय बैंक की परिसंपत्ति है देयता यानी कि एसेट और लाइबिलिटीज जो होता है ये हमारा कैपिटल अकाउंट में आता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों ही आते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जीरो बेस बजटिंग यानी कि शून्य आधार बजट की विशेषता क्या है। तो देखिए ये वाला जो होता है हमारा जीरो बेस बजटिंग होती है, ये होता है कि जो भी होता है हमारा पूरा रिव्यू किया जाता है, दोबारा शुरुआत जो है वो ज़ीरो से की जाती है। तो इससे क्या होता है हमारा जो सार्वजनिक व्यय है इसका विवेकीकरण होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है वो रैशनलाइज्ड होता है, क्योंकि इसमें जो भी पॉलिसी होती है उसका रिव्यू किया जाता है और जो रिजल्ट मिलता है वो उससे हमें प्रॉफिट मिलता है और ये नेशनलाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रोनिक है। तो देखिए जो हमारी स्ट्रक्चरल है यानी कि संरचनात्मक है, ये हमारी जो बेरोजगारी है ये क्रोनिक है। क्योंकि स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है कि जब एक फील्ड से हटकर जो लेबर है वो दूसरे फील्ड में शिफ्ट होता है तो वो एकदम से वहाँ की जो भी रिक्वायरमेंट है या जो उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, उनको उसमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है। इसलिए जो स्ट्रक्चरल है ये हमारी क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, स्फीति अंतराल क्या होता है। देखिए ये जो है हमारा लिक्विड प्रेफरेंस थ्योरी से मिलता है, यानी कि ये कीन्स ने दिया हुआ है। और ये किसकी वजह से होता है, ये हमारा एक्सेस डिमांड की वजह से होता है, यानी कि अतिरेक मांग की वजह से होता है। और जब हमारी मांग में कमी होती है तो उसकी वजह से क्या आती है, अविस्फीति अंतराल आता है, यानी कि डिफ्लेशनरी गैप आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि उपभोग एवं खर्च योग्य आय के बारे में उपलब्ध जानकारी के आधार पर 4 कथन दिए गए हैं। सही कथन का चुनाव करते हुए सही को बताइए। एक परिवार 400 का उपभोग करता है यदि खर्च योग्य आय 500 रुपये हो, और यदि 480 का उपभोग करता है यदि आय 600 रुपये हो, और 560 का उपभोग करता है यदि आय 700 रुपये हो। तो इसमें एमपीसी और एपीसी हमें निकालना है। देखिए इसमें जो हमारा कंजम्पशन है पहले 400 रुपये है, यानी कि सी जो है वो हमारा 400 रुपये है, और हमारी जो इनकम है वो कितनी है, वो हमारी 500 रुपये है। तो इसकी अगर हम एपीसी निकालेंगे तो कितना आएगा, सी अपॉन वाई कितना है, सी कितना है 400 और हमारी इनकम कितनी है 500, तो कितना आएगा 0.8। हमारी एपीसी आ गई 0.8। उसके बाद देखिए हमारा कंजम्पशन फिर कितना है, सी हमारा 480 है यदि हमारी जो वाई है वो 600 है। फिर से एपीसी निकालते हैं तो कितना है 480 अपॉन 600, तो कितना आएगा, फिर से हमारा आएगा 0.8, यानी दूसरी बार भी हमारा जो एपीसी है वो 0.8 आया। थर्ड टाइम निकालते हैं, सी 560 और वाई हमारा 700, तो कितना आएगा एपीसी हमारा 560 अपॉन 700, तो फिर से हमारा देखिए 0.8 आ गया, यानी कि एपीसी हमारा तीनों बार आया है हमारा 0.8। अब देखिए एमपीसी क्या होता है, एमपीसी होता है हमारा कंजम्पशन में डिफरेंस और हमारी इनकम में डिफरेंस। तो कंजम्पशन में डिफरेंस कितना है, पहले देखिए हमारा 400 है और फिर हमारा 480 है, तो डेल्टा सी हमारा कितना आया 400 माइनस 480, तो ये हमारा 80 आया। और इनकम में डिफरेंस कितना है हमारा 500 माइनस 600, कितना आया 100, तो देखिए ये हमारा आया 0.8, एमपीसी हमारा आया 0.8। उसके बाद देखिए दूसरी बार निकालते हैं, 480 और 560 में कितना डिफरेंस आएगा, यहाँ भी हमारा देखिए 80 का डिफरेंस आएगा।
और हमारा इनकम में डिफरेंस कितना आएगा, 600 माइनस 700, 100। तो यहाँ हमारा MPC आएगा 0.8। ठीक है, तो देखिए इसकी ऑप्शन क्या क्या दे रखी हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखी है हमारी कि MPC 0.8 है और APC गिरती हुई है। हमने देखा है कि APC हमारी हर बार 0.8 आई है, तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड क्या कह रहे हैं, MPC 0.8 है और APC 0.92 है, तो ये गलत है क्योंकि हमारी APC हर बार 0.8 आई है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ये थर्ड कह रहे हैं कि MPC और APC दोनों बराबर हैं, तो ये हमारी सही है क्योंकि दोनों ही 0.8 आई हैं। MPC 0.8 है और आय के सभी स्तरों पर APC 0.8 है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो देखिए कौन सा सही है। देखिए थर्ड और फोर्थ जो है ये हमारा सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, मुद्रा की पूर्ति यानी मनी सप्लाई दी हुई 200 और ट्रांजैक्शन के लिए मुद्रा मांग यानी कि मनी डिमांड दी हुई है हमारी 0.25 और हमारी MA यानी कि स्पेकुलेटिव डिमांड दी गई है। ये इक्वेशन दी गई है 50 माइनस 200 आई। तो ये हमसे LM समीकरण निकलवा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको MS इज इक्वल टू MD करना है। ठीक है, तो देखिए MS हमारा है 200 इक्वल टू टोटल डिमांड कितनी है 0.25y प्लस 50 माइनस 200 आई। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम 200 के साथ अपने 50 को ले आते हैं, तो ये माइनस में हो जाता है और ये 200 जो आएगा ये प्लस में हो जाएगा। 200i इज इक्वल टू 0.25y। ठीक है, अब देखिए 200 में से 50 गए तो कितना हमारा बचा 150 और प्लस 200i इज इक्वल टू 0.25y। देखिए LM और IS समीकरण में क्या डिफरेंस होता है कि LM तो हमारा पॉजिटिव रहता है और IS हमारा नेगेटिव रहता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अब ये y के साथ जो 0.25 है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 150 अपॉन 0.25 और 200i अपॉन 0.25, तो ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू, देखिए हम जब 150 को 0.25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 600। ठीक है, और ये 200i को जब हम 0.25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 800i। तो इस तरह से जो हमारी ये इक्वेशन निकल के आएगी ये 600 प्लस 800i, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं, एक देश में आय का पुनर्वितरण सर्वोत्कृष्ट जब होता है, ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन ए कंट्री कैन बी बेस्ट ब्रोट अबाउट थ्रू। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, प्रगतिशील करारोपण तथा प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय द्वारा संयुक्त रूप से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ। इन विच ईयर वाज द फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पास। तो देखिए ये वैसे तो 2003 में हुआ था, लेकिन क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो 2005 है, तो ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2012-13 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का प्रदर्शन संबंधी दर के संदर्भ में बेहतरीन रहा है। तो इसका आंसर है हमारा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना किसानों को फसल ऋण का समय पर अदायगी करने पर ब्याज में छूट देती है। तो ये है हमारा अनुदान योजना यानी कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सही नहीं है। सबसे पहला हमारा ऑप्शन, भारत में 2004-05 और 11-12 के मध्य रोजगार की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 1999 और 2000 से लेकर 2004-05 की अवधि की दर की तुलना में कम रही है। बी है, भारत में सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर लगभग 2% रही है। CDS में बेरोजगारी की दर में भारी कमी आई है और पिछले दशक के दूसरे भाग 2005-10 में समस्त भारत विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के रोजगार में कमी आई है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विजय केलकर समिति 2012 का संबंध किस विषय से था। तो ये हमारा राजकोषीय यानी कि फिस्कल कंसोलिडेशन से था। नेक्स्ट हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्रामीण अधोसंरचना यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को यानी कि RIDF को संचालित करती है भारत में। तो ये हमारी नाबार्ड है। इसी एजेंसी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर DMIC यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC प्रोजेक्ट को दिखा रही है। तो ये जापान सरकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा एक भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। किसानों से खाद्यान्नों को लाभप्रद कीमतों पर खरीद, उपभोक्ताओं की वहनीय कीमतों पर खाद्यान्नों का वितरण, विदेशी विनिमय कमाने के लिए खाद्यान्नों का निर्यात, खाद्य सुरक्षा एवं कीमत स्थिरीकरण हेतु खाद्य बफर का रखरखाव। तो देखिए जो हमारा इसी ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि जो भी हमारा जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो केवल फॉरेन एक्सचेंज के लिए नहीं किया जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ हाइपोथेसिस क्या कहता है। असंतुलित समृद्धि संकल्पना की मान्यता क्या है कि जो हमारा श्रम है पूंजी है दोनों की जो आपूर्ति है वो हमारी लिमिटेड है। जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जो हमारा कैपिटल और लेबर है इनकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की समुचित माप कौन सी है, यानी कि जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी की है इसकी अप्रोप्रिएट मेजर कौन सी है। तो वो हमारी ज्योमेट्रिक एवरेज है, यानी कि ज्यामितिक माध्य है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये कहा है कि दो रिग्रेशन लाइन दी गई हैं। 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0, 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। तो इसमें से हमें x और y के मान निकालने हैं। तो देखिए जैसे कि हमने इक्वेशन सॉल्व करनी दिखाई हुई है, ये सिंपल वैसे ही सॉल्व होंगी, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हमारी ये इक्वेशन है 8x माइनस 10y, और देखिए 66 को हम इधर ले जाते हैं तो माइनस के हो जाएंगे। सेकंड हमारी क्या है 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। तो देखिए x या y किसी के भी मान हम बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम x के मान बराबर करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 40x है तो ये भी हमारा 40 हो जाए, 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 5 की मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगी 40x माइनस 50y इज इक्वल टू 66 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा माइनस के 330। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा हमारा। और देखिए दोनों ये सिंबल सेम है तो इसमें क्या करते हैं हम इनके साइन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 50 में से 18 गए तो कितने बचे हमारे 32y इज इक्वल टू 330 और 214 हमारे प्लस हो जाएंगे 544। तो देखिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा 544 अपॉन 32। तो इसको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 17। ठीक है, y की वैल्यू हमारी 17 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है ये किसी भी इक्वेशन में हम रख लेंगे तो उससे हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इसमें रख लेते हैं हम y की वैल्यू 17 इज इक्वल टू माइनस 66। ठीक है, तो देखिए 10 और 17 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 170 माइनस 66। और देखिए इसको माइनस के 770 को हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 170। और देखिए जब 170 में से 66 माइनस हो जाएंगे तो कितना हमारा बचेगा 104। और 104 को हम ये x के साथ जो 8 है इसको ले जाते हैं तो ये कितना आएगा 104 अपॉन 8। तो ये कितना आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 13। तो इस तरह से जो हमारी x की वैल्यू जो है वो तो आ गई हमारी 13 और y की वैल्यू आ गई हमारी 17। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं इसमें x इज इक्वल टू 11 है तो ये गलत है। यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 11 है ये गलत है, x की वैल्यू 11 है गलत है। तो हमारा जो ये वाला आंसर है ये सही है, क्योंकि x की वैल्यू 13 है और y की वैल्यू 17 है। तो ये हमारा सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू 5 है इसको हम घटाते हैं जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं तो हमारा वेरिएंस क्या आएगा। तो वेरिएंस में 5 की कमी आएगी, वृद्धि होगी, बदलाव नहीं आएगा, 25 की कमी आएगी। तो हम जानते हैं कि कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो देखिए आज हम इतना ही कराएंगे। सेकंड पार्ट में हम जितने भी इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे सॉल्व करा देंगे, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए और लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।